बनेगा मनी। तो मनी बनाने का एक आइडिया लिस्टिंग होने आ रही है सोमवार को। कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिमर्ज होकर वो लिस्ट होने वाली है। शुरुआत में डिस्क्लोजर देता हूँ क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व उन्हीं के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। तो यहाँ जो भी चर्चा हो रही है उसके बाद जो भी आप निर्णय लें वो आपका अपना निर्णय होगा और आप किसी और से भी जरूर एडवाइस लें। हमारी एडवाइस को बिल्कुल बिलीव ना करके ये मान के सुनिए इसको। अबे जी, जियो फाइनेंशियल लिस्ट हो रही है। अब मेरे दो तीन बहुत बेसिक से सवाल हैं, अब उनका आप घुमा फिरा जवाब दीजिए या सीधा दीजिए। जिनको मिला है उनको क्या करना है, जिनको नहीं मिला क्या वो उसी दिन खरीदें, और ये कंपनी आगे कैसे कामकाज करेगी। ये पर्सनली नीरज जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस लिस्टिंग से, और वो इसलिए क्योंकि एज अ कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर हम हमेशा ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी जहाँ पे पैसा डिप्लॉय करा जा सके इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसी जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि जहाँ पे एक कंपनी इतने बड़े ग्रुप की जो नॉट ओनली इंडिया लेवल का पर ग्लोबल प्लेयर है, साइज जिसको फोकस है पूरा साइज में, आप रिटेल में देखा, टेलीकॉम में देखा, ऑयल में भी है, तो वो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। वो उस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से कि एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज, उसकी बहुत ज़्यादा नीड है। अगर हमको इकोनॉमी यहाँ से डबल करनी है, ट्रिपल करनी है, तो उसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को यहाँ से उसके भी डबल ग्रो करना पड़ेगा। तो आपको बड़े प्लेयर चाहिए जिनकी खुद की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, टेक पे फोकस है, स्केल है। तो इस हिसाब से एंट्री जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बहुत पॉजिटिव है ओवरऑल। तो एज एन इन्वेस्टर मैं कहूँगा कि अभी मुझे मालूम नहीं है कि किस प्राइस पे लिस्टिंग होगी, क्या डिस्कवरी होगी, बट डेफिनेटली एट अ सर्टेन वैल्यूएशन, मे बी अगर हम देखें स्टार्टिंग का बिजनेस है पर स्केल है, करीब 1.5 टाइम बुक वैल्यू, आई थिंक इज अ फेयर प्राइस अगर उसके आसपास होती है और लॉन्ग टर्म होल्ड है। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक है तो उनको और अगर उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इन्वेस्ट करने के लिए तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखें। आपको स्टॉक मिला है, लिटरली फ्री में मिला है। उन लोगों को जो पहले से लेके बैठे रिलायंस पर, जिन्होंने आर्बिट्राज कर लिया था, उनके लिए कॉस्ट है, पर जो भी है मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बी पार्ट ऑफ अ साइजेबल कंपनी जो हर एक वर्टिकल में प्ले कर रही है। लेंडिंग का उनका बिजनेस उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड के लिए टाई अप कर दिया है, इंश्योरेंस में देख रहे हैं। तो अक्रॉस द वर्टिकल जो है कंज्यूमर फाइनेंस जिसको हम कहते हैं, तो एक बजाज फाइनेंस अभी बड़ा प्लेयर है, एचडीबी है, उसकी तरह मार्केट को और भी बड़े प्लेयर्स चाहिए। तो ये बहुत वेलकम एंट्री है मैं कहूँगा, बोथ फ्रॉम एन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम अ कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकूं। ओके अभिषेक जी, जिनको मिला है उनको क्या करना है, जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है? देखिए, जिनके पास है उन्हें तो होल्ड करना है, उन्हें तो मिल गया बिकॉज दे गॉट रिवॉर्डेड बाय बीइंग रिलायंस शेयर होल्डर्स। मेरे हिसाब से जिस वैल्यू पे ये हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 133 रुपीज की करीबन कॉस्ट जो है, उस कॉस्ट पे इन्होंने इसको सेपरेट किया है जियो फाइनेंशियल को। जो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी वैल्यूएशन पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिवॉर्ड होंगे। ऑफकोर्स अब जो लिस्ट होंगे तो जब ये लिस्टिंग आएगी उस प्रीमियम पे फिर क्या भाव बनेगा, तो फिर नए इन्वेस्टरों को अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या वो भाव राइट है, ये कॉल तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। बट अगर आप बजाज फाइनेंस की प्राइस टू बुक को देखें तो वो ट्रेड कर रही है करीबन 6 टाइम, और इसकी जो डीमर्जर हुई है उस प्राइस पे 133 की अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक बनती है 4 टाइम। तो वहां पे 4 to 6 का जो ये गैप बना हुआ है वही एक पार्ट बनेगा कि हम इस कंपनी को कितना क्लोज बजाज फाइनेंशियल के पास लेके जाएंगे। तो दैट इज व्हाट आई फील। मुझे लग रहा है डेफिनेटली लिस्टिंग तो धमाकेदार होनी चाहिए, और ऐसा रोज रोज तो होता नहीं है जहां पे रिलायंस अपनी कंपनियां यहाँ पे आईपीओ में लेके आती है। तो एक वो जो स्ट्रॉन्ग लेगेसी है एक अच्छी लिस्टिंग की और एक अच्छे रिटर्न बनाने की, वो तो रहेगी क्योंकि बिलीवर्स हैं इनके इन्वेस्टर्स। और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अभय जी ने भी एक पॉइंट कहा जहां पे साइज मैटर करता है, और ग्लोबल इन्वेस्टर भी देखते हैं कि भाई एक अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी को प्ले करना है तो फिर वो प्लेयर्स भी उतने बड़े हों जहां पे प्ले कर सके हैं। तो एचडीएफसी था, टिपिकली बजाज था, वहां पे लोगों ने अपने एक्सपोजर्स लिए ही हैं। अब एक जेएफएसएल आने वाला है तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल रुझान भी लिस्टिंग के समय रहेगा, और मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव लिस्टिंग की तरफ ही बनेगी। एक अच्छी बात है कि ये लिस्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी क्या उस दिन? क्योंकि एक सवाल लोग ही हमसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि उस दिन हो सकता है कुछ इंडेक्स फंड अपनी ऑफलोडिंग करें।
अभिषेक जी? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऑफलोडिंग वाली बात है। टिपिकली जब कोई बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है वहां पे एक लॉक इन बना रहता है, तो वो लॉक इन के बेसिस पे तो 6 महीने तक तो वैसे ही कोई एग्जिट नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एग्जिट वाली बात है, बल्कि अगर मैं वैल्यूएशन या पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने अपसाइड छोड़ा हुआ है। तो उस अपसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वॉलेटिलिटी किस तरफ से हम देख रहे हैं मुझे पता नहीं, बट नीचे और ऊपर दोनों होंगे ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है। और कोई बड़ी सेलिंग तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि अभी ग्लोबल रुझान भी बाई साइड बना हुआ है और इंडिया में वैसे भी एफआईएस के पैसे आ रहे हैं। अभी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं अदानी के साथ भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली देयर इज एवरीडे न्यूज इन टर्म्स ऑफ वहां पे बाइंग चल रही है। तो बड़े ग्रुप के बड़े शेयर्स में अभी रुझान बना हुआ है, क्योंकि दे आर एबल टू प्ले द इंडिया स्टोरी मच बेटर देन अदर, लेट्स से कंबाइन 100 कंपनीज एंड देन यू आर वन बिग कंपनी लाइक। एंड जियो अगेन टेक्नोलॉजी लेवल पे भी बहुत एडवांस रहा हुआ है। तो जिस तरह से एक न्यू एज कंपनी होनी चाहिए फाइनेंशियल इकोसिस्टम में टू केटर द यूथ, उसमें भी जियो जो है वो थोड़ा सा आगे है। तो उस तरह के फैक्टर को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि इट इज कंपैरेटिवली अ सेफर बेट। एंड अगेन इट इज अ वेरी बिग लिस्टिंग ऑल्सो, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी बाय एनी मीन्स एंड साइजेस। तो वो एक बड़ी कंपनी है, तो मुझे लग रहा है कि एक बाइंग रुझान ही बनेगा। लिस्टिंग कहाँ होगी ये बोलना तो बड़ा मुश्किल है, बट मैं पॉजिटिव उस लिस्टिंग को लेकर। ओके, पंकज जी आपका क्या व्यू है जियो फाइनेंशियल्स को लेकर के? खरीदेंगे आप क्या मंडे को? नीरज जी, आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि जिनको मिल गया, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, मिल गया वो क्या करे, जिनको नहीं मिला। हाँ, नहीं, बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं मैं भी सर, कि जिनको मिल गया वो क्या करे, जिनको नहीं मिला वो क्या करें। आई थिंक जवाब इसका बड़ा सिंपल है। जिनको मिल गया, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी दे आर कमिटेड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत सीरियस वेल्थ क्रिएशन की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 30-40 साल में, एंड आई थिंक दे हैव नो रीजन टू वरी। तो दैट इज वन थिंग। जिनको नहीं मिला है, क्या दे शुड जंप इनटू द बैंडवैगन राइट एट डे 1, 9:15 बजे, या जब भी इसमें प्राइस डिस्कवरी होगा, जब भी ट्रेड चालू होगा, क्या दैट वुड बी द राइट टाइम टू एंटर द स्टॉक एट द राइट प्राइस? शायद उसके लिए मेरा जवाब ये होगा कि वेट एंड वॉच, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी जो इसकी थ्योरेटिकल प्राइस डिस्कवरी थी करीब 130 से 140 थी, और जो इस तरह से हमने जब ये डीमर्जर डेट हुई थी, जो वैल्यूएशन देखी, आई थिंक दैट इज एनीवेयर बिटवीन एनीवेयर अराउंड 250 रुपीज प्लस माइनस 10%। और जब प्राइस डिस्कवरी हुई थी, आई थिंक मार्केट में ऑप्टिमिज्म लेवल, आई थिंक मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग था बजाय जो कि आजकल है मार्केट में। सो डेफिनेटली आई थिंक एनबीएफसी स्पेस, फाइनेंशियल स्पेस बहुत बड़ी स्पेस है। रिलायंस का बहुत बड़ा नाम है, दे हैव द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ मैन पावर, बेस्ट ऑफ पीपल, एंड आई थिंक एवरीबडी वुड लैच ऑन टू दिस स्टॉक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। So on a medium to longer term platform, absolutely nothing two thoughts about it कि कहीं ना कहीं स्टॉक्स में हमारे को बने रहना चाहिए। जिनके पास है, जिन्हें नहीं मिला, उन्हें भी कहीं ना कहीं लेना चाहिए। राइट एट डे 1 लेना चाहिए, वो मेरे को लगता है कि शायद आई थिंक थोड़ा सा देख के लेना चाहिए कि कुछ, क्योंकि जरूरी आई थिंक आई बीन रीडिंग आर्टिकल्स कि कुछ एक पैसिव फंड्स जो कि रिलायंस में एंटर किए थे बिफोर डीमर्जर, बिकॉज ऑफ कि थर्सडे को ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला है कुछ एक फंड से बाहर हो जाएगा। वी कुड सी सम काइंड ऑफ सेलिंग, टेक्निकल सेलिंग जिसे हम बोलते हैं इन रिलायंस जियो। और मेरे को लगता है कि मोमेंटम इनिशियली बहुत ज्यादा हो सकता है, एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट, आई थिंक एक जो चीज मार्केट इसको बजाज फाइनेंस से कंपेयर करने की कोशिश कर रही है, आई थिंक इट्स टू अर्ली। बजाज फाइनेंस इज अ प्रोवन बेट, तो वो इस टाइम एक बहुत बड़ा भागता हुआ घोड़ा है जो कि अपने जितने भी उसके पैरामीटर्स है, दे बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल। एंड रिलायंस ये एक नया जन्म है, एंड आई थिंक दे हैव टू प्रूव देयर कॉज इन टाइम्स टू कम, व्हिच इवेंचुअली डेफिनेटली दे विल प्रूव। सो बजाज फाइनेंस और रिलायंस जियो की वैल्यूएशन अभी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसका डिफरेंशियल अभी कुछ समय तक डेफिनेटली बना रहेगा। सो ऑल इन ऑल आई थिंक थोड़ा सा वेट करिए, अगर जिसको नया एंटर करना है, मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू लेना है। अगर जिसको इमीडिएट गेन्स करने, आई थिंक इनिशियल पार्ट ऑफ द लिस्टिंग could be the best time to book some initial gains, and on a medium to longer term basis I think the company can only do well, and it will do well with the kind of credentials it has. ओके, अच्छा एक सवाल मैं आपसे लूँगा, मैं ये जो कैसे कंपेयर करें ना करें, इससे पहले दर्शकों को बता दूं कि जिस दिन ये 20 जुलाई को डिमर्ज हुआ था, तो कंपनी ने 133 रुपये के आसपास इसकी वैल्यू अपने बुक में बताई थी कि इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 133 बनती है। लेकिन मार्केट ने उस दिन जो रिलायंस की जब ट्रेडिंग हुई तो वो 261 रुपये 85 पैसे पे वो डिस्काउंट प्राइस आया। तो वो जो प्राइस है
वो जिस समय डिमर्ज हुआ था उसका हुआ था, लेकिन इसकी जो रियल प्राइस डिस्कवरी जब लिस्टिंग होने आएगी है, तब पता लगेगा कि इसको कितने प्रीमियम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि जिनको फ्री मिला उनके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी प्राइस पे हो। जो बाइंग जिस दिन लिस्टिंग वाला प्राइस होगा वहां से फिर आप काउंट करेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हो रही है। अब ये जो कंपैरिजन तो लोग करेंगे ना सर, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम बजाज फाइनेंस से करेंगे, हम चोला से करेंगे, हम HDFC के CRB कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग वाले धंधे से करेंगे। तो क्या पैरामीटर लगाए हम लोग कंपेयर करने के? भाई कंपेयर करके तो आप करेंगे अच्छा इनको लेना है कि किसको लेना है, कैसे कंपेयर करेंगे? तो आई थिंक एक तो इसमें है कि जो बिजनेस की आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने ये दिखाया कि जरूरी नहीं है कि आप एक बैंक हो तभी आप ग्रो कर सकते हैं। तो अब जब बजाज फाइनेंस का सबसे बड़ा बिजनेस है कंज्यूमर ड्यूरेबल, CD फाइनेंसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग। आप किसी भी बड़े स्टोर में चले जाइए, यहाँ पे विजय सेल्स या सब जगह उनका EMI स्कीम चलती रहती है, अच्छा डिस्काउंट मिलता है, OEMs के साथ उनका सारा टाई अप है। तो आई थिंक हर एक का जो कोर बिजनेस है, बजाज फाइनेंस का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिजनेस है, उनका इंश्योरेंस का भी बिजनेस है, इंश्योरेंस का जो वर्टिकल में है उनका क्या कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, तो हर वर्टिकल में, और म्यूचुअल फंड्स में है तो म्यूचुअल फंड्स में क्या कॉम्पिटिटिव स्पेसिंग है। तो जैसे जैसे जियो फाइनेंशियल अपने प्लान्स डिस्क्लोज करेगा, अभी क्या एक ब्लाइंड साइडेड, अभी मार्केट को भी मालूम नहीं कि ये किस बिजनेस पे क्या फोकस करना चाहते हैं। मतलब एक बार आके मार्केट को बताएंगे कि ये हमारे 3-4 बिजनेस हैं, फिर हम देखेंगे इन बिजनेस में किनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी स्पेस कितना बड़ा है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है। एक बात का कॉन्फिडेंस रहेगा कि कम्पीट कर सकते हैं, मतलब नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर बन सकते हैं उस सेगमेंट में। तो आई थिंक तब इंफॉर्मेशन एक मिलेगी इन्वेस्टर्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। अभी भी मुझे लगता है जो मंडे और जब तक ये पहली लिस्टिंग है, पहली प्राइस डिस्कवरी है, वो ज्यादा डिमांड सप्लाई जो है इमीडिएट वो एक एडजस्टमेंट है। डिमांड 2-3 दिन के बाद अब जब इंफॉर्मेशन मिलेगी मार्केट को, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, तब आई थिंक एक रियल